नमस्कार। आज की इस वीडियो को मैंने बनाया है आज की वर्तमान की जिसे हम उत्तर आधुनिक समय कहते हैं कलाओं के दौर में। तो उत्तर आधुनिक काल की सबसे प्रमुख एक नई जो आर्ट फॉर्म है परफॉर्मेंस आर्ट। तो इस परफॉर्मेंस आर्ट को समझने के लिए इस वीडियो में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग एक और डेवलप होगी कि फाइनली परफॉर्मेंस आर्ट है क्या, इसके तत्व क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और कौन-कौन से परफॉर्मेंस आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस आर्ट? तो इसको समझने के लिए एक मोटी-मोटी डेफिनेशन तो मैंने यहाँ दी है कि ऐसा आर्ट वर्क जो किसी एक ऐसे एक्शन के थ्रू परफॉर्म किया जाए जिसमें कलाकार ने अपने शरीर का इस्तेमाल किया हो और उसका या तो हम लाइव कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी दूसरों को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए हम कहना चाहिए कि कलाकार पूरी तरीके से जो अपना शरीर है उसी को टूल के रूप में इस्तेमाल करता है और इसमें दर्शक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है और परफॉर्मेंस को पूरी तैयारी के साथ भी कर सकते हैं या फिर बिना तैयारी के साथ भी रैंडमली कहीं पर भी अचानक से किया जा सकता है। परफॉर्मेंस आर्ट के लिए स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं होती है और कहना चाहिए कि पूरी प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है कई बार। और क्योंकि दर्शक इसकी इम्पोर्टेंट कड़ी है तो दर्शकों के सामने भी इसे लाइव अधिकांशतः लाइव ही किया जाता है। लेकिन अगर कलाकार चाहे तो उसे अपना रिकॉर्ड करके और बाद में वो रिकॉर्डिंग दर्शकों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं जिसे। फिर कलाकार को अपने शरीर के समेत उपस्थित होना होता है दर्शकों के सामने। मतलब लाइव परफॉर्मेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर। और परफॉर्मेंस किसी भी परिस्थिति में हो सकती है और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है टाइम, स्पेस, परफॉर्मर की बॉडी और किसी भी माध्यम से वो दर्शकों के साथ संबंध स्थापित करे। तो ये चार तत्व इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आर्ट कहीं पर भी हो सकता है, इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है, किसी सेट पर या किसी भी अवधि के लिए, मतलब कितनी भी समय के लिए हो सकता है। कुछ सेकंड से लेके और कई दिनों महीनों तक के लिए भी परफॉर्मेंस चल सकता है। तो इस तरीके से परफॉर्मर चाहे तो उसे अकेले सोलो परफॉर्मेंस भी कर सकता है और उसे आवश्यकता हो तो वो किसी समूह को भी साथ ले सकता है। तो इस तरीके से जो पूरी तरीके से एक ओपन आर्ट फॉर्म है वो परफॉर्मेंस आर्ट है। और अगर परफॉर्मेंस आर्ट को हम ये कहें कि इसमें जो है वो मुद्राएं या संप्रेषण या पात्र जो कि थिएटर में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल आर्ट फॉर्म है। तो एक विचार सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो अगर परफॉर्मेंस आर्ट की हिस्ट्री की तरफ हम एक मोटा मोटा नजर दौड़ाएं तो 1910 से लेकर और वर्तमान समय तक 2000 या 21वीं सदी तक हम आ जाते हैं। तो 1910 में क्या था कि दादा आंदोलन चल रहा था जो कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो दादावाद एक बहुत बड़ा कला आंदोलन है। तो इसने एंटी एकेडमिक और स्पॉन्टेनियस आर्ट को बढ़ावा दिया और प्रिमिटिव के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। तो इस तरीके से एक दादावादी आंदोलन भी इसके परफॉर्मेंस आर्ट के और यहाँ पर परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे अलग अलग तरीके से, वो हम डिटेल में आगे चर्चा करने जा रहे हैं। फिर 1920 में बहुआ स्कूल एक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही परफॉर्मेंस आर्ट को शुरू किया था और जो बहुआ स्कूल है उसके टीचर और स्टूडेंट ने इस तरह के काम किए थे। फिर 1930 में यूएस में परफॉर्मेंस आर्ट का आरंभ होता है। तो यहाँ पर जो युद्ध की वजह से न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियन माइग्रेट हो रहे थे। तो 1930 के आसपास तो लोगों ने रिवोल्ट करना, कलाकारों ने उसको अलग तरीके से पेश करना शुरू किया अपने कामों में। तो 1945 तक आते आते एलन कैप्रो जैसे कलाकार हैं, रोशनबर्ग है, जॉन केज है और रॉबर्ट वाइटमैन है। तो ये अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगे। और फिर 1945 की बात करें तो एलन कैप्रो जो कि हम बात कर सकते हैं। इसके बाद 1960 में आते हैं। तो 1960 में न्यूयॉर्क में सही तरीके से जो कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस आर्ट शुरू होती है जहां पर एक नई तरह की कोरियोग्राफी होती है और मिनिमल म्यूजिक होता है। तो इस तरीके के अमेरिका में सबसे पहले इस तरह की प्रस्तुतियां शुरू हुई और इन्हीं प्रस्तुतियों ने आगे चल के परफॉर्मेंस आर्ट को प्रभावित किया।
फिर 1950 में अगर हम यूरोप की बात करें अब, तो यूरोप में विज क्लेन जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार हैं, पियरो मेंजोनी जो इटली के हैं, जोसेफ ब्यूज जो जर्मनी के हैं, इन सभी ने ह्यूमन बॉडी को एक टूल की तरह प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। और जोसेफ ब्यूज तो एक्शन और सोशल स्कल्पचर के लिए जाने गए। बहुत तरह के एक्शंस अपनी बॉडी के साथ उन्होंने किए, और साथ ही सेल्फ स्टाइल आइकोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं उसके रूप में उनका काम को देखा गया। देन 1970 1970 में अगर हम आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल आर्ट में जितने भी कलाकार थे, तो उन सब ने कॉन्सेप्चुअल आर्ट में ही अपना इंटरेस्ट दिखाया। भले ही वो किसी भी विधा में काम कर रहे हो, कोई स्कल्पचर बना रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, लेकिन फाइनली सबका झुकाव कॉन्सेप्चुअल आर्ट की तरफ हो गया 1970 के आसपास। जिसमें उन्होंने क्या किया कि कला को एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक विचार के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था, कि अब विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है और विचार के साथ ही अपना काम प्रदर्शित करना है। तो ऐसे में लिविंग स्कल्पचर बनने शुरू हुए, जिसमें मैं नाम लूंगी बहुत से कलाकार हैं, जैसे गिलबर्ट और जॉर्ज लिविंग स्कल्पचर बनते थे, जेनिस कॉर्नेलिस हैं, विटो एकोंकी हैं। तो इन्होंने ऐसा काम किया। फिर कुछ रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंसेस भी होने लगी, काम होने लगे, जिसमें मैं हरमन नित्शे का नाम लूंगी, मरीना एब्रामोविक हैं, ओटो म्यूल है। ये कलाकार रिचुअलिस्टिक काम करते थे। इसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल परफॉर्मेंसेस भी हुई, जिसमें लॉरी एंडरसन और जूलिया हैवर्ड के नाम में ले सकती हूँ। और इसके बाद कुछ फेमिनिस्ट परफॉर्मेंसेस भी होने लगी, जिसमें रेबेका हॉर्न का नाम लिया जा सकता है और उल्रिक रोशनबर्ग का नाम लिया जा सकता है। तो इस तरीके से 1970 का ऐसा समय है जब पूरी तरीके से पीक पर परफॉर्मेंस आर्ट होनी शुरू हो जाती है। और इसी के साथ कई इस तरीके के जो कहना चाहिए कि शोज होने लगे, जैसे कॉस्ट्यूम शो होने लगे, कॉमिक और इंटरनेट एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जो है वो एग्जीबिशन या परफॉर्मेंसेस शुरू हो गए, और जो कि क्या पॉप कल्चर से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। अब इसके बाद 1980 में अगर हम आ जाएं, तो 1980 का जो दशक है वो पूरी तरीके से इंटरनेट मीडिया का दशक है। तो इसको हम मीडिया जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में कला और मीडिया दोनों का जो अंतर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और यही ऐसा दशक था जिसे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के रूप में जाना जा सकता है। कैसे? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो एलजीबीटी एक्टिविस्ट हुआ करते थे, या एचआईवी पॉजिटिव जो कलाकार थे, तो उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट दिए, जो उनकी बीमारी या उनकी डेथ के बारे में या होमोसेक्स के बारे में स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से ये पूरी तरह एक्सट्रीम परफॉर्मेंस वाला समय हम कह सकते हैं। और 1990 में अगर आप आ जाएं, तो 1990 में पूरा जो पश्चिमी दुनिया था वो पूरी तरीके से सोवियत कलाकारों से, जो पूर्व पहले के फॉर्मर सोवियत कलाकार थे, उनसे भर गया था। क्यों? और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिकली मैसेज देने वाले परफॉर्मेंस करने शुरू किए। और ये पॉलिटिकली मैसेज, जैसे इमिग्रेंट से जुड़े हुए इश्यूज हुआ करते थे, तो या युद्ध से जितना भी उनको डर था वो सब दुनिया को बताना चाहते थे। ये सारे इफेक्ट हम हुए हैं और परफॉर्मेंसेस में दिखाना शुरू किया इन्होंने। तो इस तरीके से और इसके लिए उन्होंने क्या किया, न्यू मीडिया का इस्तेमाल किया। जितने भी ट्रेडिशनल मीडियम्स थे उनको छोड़ दिया, पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह, और न्यू मीडिया। और ऐसे कलाकारों में मैं दो तीन नाम लूंगी, जैसे मैथ्यू बर्ने हैं, पॉल मेक कैर्थी है, और सेम लेटरवुड है, टेलरवुड है, सॉरी। तो इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस किए वो पूरी तरीके से वीडियो प्रेजेंटेशन और जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनके बीच की सीमा रेखा को भी खत्म कर दिया। और इंटरनेट की वजह से इस तरह के बहुत सारे प्रयोग होने शुरू हो गए। तो अब देखें कि जो 21वीं सदी आ चुकी है, तो 21वीं सदी में इस तरह के परफॉर्मेंस अब बहुत सारे कलाकार अडॉप्ट कर लिए हैं। अब हम इसके इतिहास की तरफ आराम से चलते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं दादावाद का जिक्र करूंगी। तो दादावाद, सबने जिन्होंने भी कला इतिहास को पढ़ा है वे सभी जानते हैं कि दादावाद क्या है। तो दादावाद में एक एंटी आर्ट के रूप में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। वर्ल्ड वॉर से सारे इफेक्टेड थे, तो इनके जो आर्ट इवेंट थे वो बहुत अजीब तरीके के थे, और इन्होंने एंटी आर्ट बोला कि कला का अंत करने के लिए कला है। तो ये एक यूरोपीय कला आंदोलन है, और कलाकारों ने जितने भी आधुनिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी था उसको रिजेक्ट कर दिया। और जितनी भी हिंसा है, युद्ध है, राष्ट्रीयता, इन सभी को डिसकंटेंट के साथ अपनी अभिव्यक्ति दी। तो इनकी जो पोएट्रीज हुआ करती थी वो भी इस तरह की एक इमेज आप देख रहे हैं, कि किताब खोला और कहीं से भी जो भी शब्द मिला उसको नोट करते गए, और वो उनकी पोएट्री हुआ करती थी। इसी तरीके से ये लोग आगे
परफॉर्मेंस भी किया कर सकते थे, जिसमें उटपटांग कुछ भी गाना है, कुछ भी लात घूंसे चल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। फ्यूचरिज्म की बात करें, भविष्यवाद जिसे कहते हैं, तो भविष्यवाद पूरी तरह 20वीं सदी में आरंभ हुआ। इटली का एक सबसे महत्वपूर्ण कला आंदोलन शुरू हुआ। बाद में ये अलग अलग देशों में भी फैल गया। तो इसमें जो है वो स्पीड और टेक्नोलॉजी और डायनामिज्म, इवन ऑब्जेक्ट्स आदि को भी इन्होंने फोकस किया इन सब चीजों पे। और इसी तरह की इनकी परफॉर्मेंस, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन के स्टेजेस पर आकर परफॉर्मेंसेस किया करते थे। तो ये जो स्पीड है, ये जो है, इसको ये कैसे दिखाएं, तो उन्होंने अपना आर्ट वर्क इसी तरह का तैयार किया। इसके बाद जापान का गुटेई ग्रुप, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस आर्ट के हिस्ट्री में इसका नाम लिया जाता है। तो कि जापान में ये शुरू हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी मटेरियल थे उसको लाइफ के नजदीक किया, कि उसको जिंदगी दी। मतलब एक ऐसा ये रेडिकल आर्टिस्ट ग्रुप था जो 1954 में शुरू होता है, और योशीहारा नाम का कलाकार ने सबसे प्रमुख है जिसने ये शुरू किया। तो इन कलाकारों ने कला को बिल्कुल नए रूप में देखा और सृजित किया। तो इस भले ही इन्होंने परफॉर्मेंस किए, पेंटिंग किए, या इंटरैक्टिव जितने भी इन्वायरमेंट क्रिएट किए, और इन्होंने इंटरनेशनल कॉमन ग्राउंड पे आके अपने परफॉर्मेंसेस और एग्जीबिशंस करने शुरू कर दिए। तो जितना भी मटेरियल है उसकी उसके साथ इन्होंने खेलना शुरू किया। जैक्सन पॉलक को सभी जानते हैं। जैक्सन पॉलक की एक्शन पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो ये अमेरिकी पेंटर थे और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एक्शन पेंटिंग्स की जहां पर इन्होंने अपनी बॉडी का भी प्रयोग करना शुरू किया। और पेंटिंग करना अलग बात है, पेंटिंग को करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को उसमें जोड़ना, और इन सबको करते हुए किसी दर्शक का देखना। तो ये जो इनका तरीका था एक्शन पेंटिंग बनाने का, ये परफॉर्मेंस आर्ट के शुरुआती कहना चाहिए कि पाइनर्स में इनको माना जाता है। जॉर्ज मैथ्यूज की बात करते हैं, तो ये एक फ्रेंच एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे बेसिकली, और इन्होंने एक कला सिद्धांतकार भी थे, थ्योरिस्ट थे। तो पेरिस की अकादमी ऑफ बॉज आर्ट के सदस्य भी थे। तो ये सबसे पहली बार इन्होंने स्टेज पर लाइव एक्शन पेंटिंग को बनाया। और एक बार तो एक युद्ध का दृश्य बनाते हुए इन्होंने अपना कॉस्ट्यूम भी एक सैनिक का पहना हुआ था। तो इस तरीके से ये शुरुआती ऐसे इवेंट है जिसे हम परफॉर्मेंस आर्ट के रूप में देख सकते हैं। विज क्लीन को एक ऐसे कलाकार हैं जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने यूरोपियन कला में सबसे महत्वपूर्ण कलाकार इनको माना जाता है, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद का समय था। और आप देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस आर्ट के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पायनियर माने जाते हैं। इन्होंने शरीर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और ब्लू पेंटिंग्स इनकी सब जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंसेस में ब्लू कलर को बॉडी पर पेंट कर कर उसे फिर कैनवास पर उतार रहे हैं, और साथ में म्यूजिक भी चलता है। इस तरीके के परफॉर्मेंस किए इन्होंने। वोल्फ वॉसेल, इनका डी कोलाज सबसे महत्वपूर्ण आर्टवर्क है। ये जर्मन पेंटर थे बेसिकली, और वीडियो आर्ट और इंस्टॉलेशन आर्ट के शुरुआती कलाकारों में इनका नाम लिया जाता है। साथ ही में हैपनिंग्स और फ्लक्सेस के अग्रज कलाकार थे, जो भी आर्ट मूवमेंट शुरू हुए। और इन्होंने अपने आर्ट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टेलीविजन, रेडियो सेट आदि का इस्तेमाल करके डी कोलाज बनाना शुरू किया था। फ्लक्सस एक आर्ट मूवमेंट है जिसमें जॉर्ज मैक्यूनास ने इसे शुरू किया था। और ये भी एंटी आर्ट और एंटी कमर्शियल एस्थेटिक डेवलप करने के लिए ही शुरू हुआ था। और इन्होंने जितने भी फालतू पड़ी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू किया अपने आर्ट वर्क में। और इनका जो था कि आर्ट को एक मीडियम के रूप में जो लोग मानते हैं, और आर्टिस्ट ईगो जिससे डेवलप होता है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो प्रयोग किए इन्होंने। इसके बाद एलन कैप्रो का नाम लूंगी। तो एलन कैप्रो अमेरिकी पेंटर हैं, और असेंबलेज कलाकार भी थे ये फेमस। तो आप ये जो पिक देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये परफॉर्मेंस का फोटो है। तो इन्होंने अपने जितने भी आर्टवर्क थे वो डे टू डे लाइफ से जोड़े, और बहुत ही साधारण सी चीज करते थे ये अपने आर्टवर्क में। और परफॉर्मेंस आर्ट के शुरुआती कलाकारों में माने जाते थे। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, ये प्रमोट करते थे अन आर्टिस्ट का, कि आर्टिस्ट अन आर्टिस्ट बनना है। देन मैं योको ओनो को लूंगी, कि योको ओनो जापान की एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है, और वे सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, पीस एक्टिविस्ट भी हैं।
इनका कट पीस नाम का एक फेमिनिस्ट परफॉर्मेंस है शुरुआती दौर में, तो वो बहुत फेमस हुआ। और इन्होंने कई पॉलिटिकल मुद्दों पर भी परफॉर्मेंस किया। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इनका इनके हस्बैंड के साथ एक परफॉर्मेंस है, जो इनकी आफ्टर मैरिज के बाद हनीमून को भी इन्होंने एक परफॉर्मेंस के रूप में कन्वर्ट किया और अपने बेड में एक पीस का मैसेज दिया। जोसेफ ब्यूज जर्मनी एक आर्टिस्ट हैं, टीचर हैं और सिद्धांतकार रहे हैं। और ये फ्लक्स मूवमेंट, हैपनिंग मूवमेंट, परफॉर्मेंस आर्ट के पायनियर आर्टिस्ट में गिने जाते हैं। और इनके आर्ट वर्क बहुत ही डिफरेंट होते थे। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, इसमें ये आई लाइक अमेरिका, अमेरिका लाइक्स मी इसका टाइटल है। तो एक जंगली जानवर के साथ ये कई दिनों तक एक कमरे में बंद रहते हैं। तो ये उसका फोटो, तो बड़ा एब्सर्ड काइंड ऑफ इनके एक्शंस हुआ करते थे। मरीना एब्रामोविक, जिन्हें परफॉर्मेंस आर्ट की ग्रैंड मदर के रूप में जाना जाता है, तो इनके जितने भी काम थे ये बेसिकली यूगोस्लाविया की थी, सेर्बियन आर्टिस्ट थी और कॉन्सेप्चुअल और परफॉर्मेंस कलाकार के रूप में जानी गई। और राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। और साथ में ये अपनी बॉडी आर्ट के रूप में, एंड्योरेंस आर्ट और फेमिनिस्ट आर्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ इनके काम होते हैं। क्रिस बर्डन की बात करें तो ये एक अमेरिकी कलाकार हैं जो परफॉर्मेंस, स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन करते हैं। और इनके भी काम बहुत हद तक जाते हैं और शरीर के बिल्कुल एक्सट्रीम को खोज करना चाहते हैं। ये अपना सेल्फ और साइकोलॉजिकल और फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ कर इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए। अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट को कई लोग परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में क्या बोलना चाहिए कि भ्रांति है कि परफॉर्मिंग आर्ट ही परफॉर्मेंस आर्ट है, और आम लोग इसको ड्रामा थिएटर से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे अंतर हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो सामान्यतः क्या होती है कि अभिनय से, नृत्य से, संगीत से आदि विधाओं से जुड़ी होती है, जबकि ये सारी की सारी ट्रेडिशनल और बहुत ही ज्यादा पारंपरिक कलाएं हैं। और इनके जो स्थल होते हैं, प्रदर्शन के स्थल होते हैं जहाँ ये दिखाई जाती है, वो भी मात्र कॉन्सर्ट हॉल होते हैं या ओपेरा हाउस होते हैं या थिएटर स्पेसेस होते हैं। तो एक तरह के कन्वेंशनल स्पेसेस ये लोग यूज करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में। और जबकि परफॉर्मेंस आर्ट जो है वो इस तरह की कला शैलियां हैं, इसमें इसमें जो परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं वो अलग अलग, कहना चाहिए कि अलग से वैकल्पिक स्थानों की खोज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा आर्ट गैलरीज में होते हैं और साइट स्पेसिफिक साइट्स होती हैं इसमें। और जो परफॉर्मेंस आर्ट है उसके उसकी रूट्स जो है वो फाइन आर्ट में है। ये फाइन आर्ट की एक प्योर आर्ट फॉर्म है, इसका थिएटर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थिएटिकल एलिमेंट्स जरूर परफॉर्मेंस आर्ट यूज कर सकता है, लेकिन वो इसके साथ डांस एलिमेंट्स भी यूज करता है और इसके साथ म्यूजिक भी यूज कर सकता है, इसके साथ चीजों, मतलब अदर आर्ट फॉर्म से वो केवल एलिमेंट्स के रूप में, वो भी कलाकार चाहे तब ऐसा थोड़ा सा सहयोग ले सकता है। लेकिन प्योर परफॉर्मेंस आर्ट जो है वो प्योर एक फाइन आर्ट का फॉर्म है। अब हम परफॉर्मेंस आर्ट को और अच्छे से नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस शब्द को देखें। तो बिजनेस में परफॉर्म कैसे होता है? बिजनेस में परफॉर्म का मतलब है अप टू स्टैंडर्ड काम करना, अपना बेस्ट देना। आर्ट्स में परफॉर्म का क्या मतलब है कि कोई एग्जीबिशन लगाना, कोई प्ले करना या कोई कॉन्सर्ट करना। और इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में परफॉर्म करने का मतलब है कि शो ऑफ करना, टू गो टू स्ट्रीम, एक्सट्रीम में जाना, और अपने किसी एक ऐसे एक्शन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना जबकि लोग देख रहे हो आपको, तब अपने किसी एक्शन को बढ़ा चढ़ा कर आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्म का मतलब है कि हमें दिए गए पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट करना है, दैट इज परफॉर्म। ये परफॉर्म को हम मोटे तौर पर समझ सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस का जो एक रिलेशन बनता है उसको और गहराई से समझे तो सबसे उसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगी बीइंग। हम बीइंग को समझने की कोशिश करें। बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग तरह का एग्जिस्टेंस होता है। वो एक्टिव भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एक्सपेंडिंग भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के लोगों के एग्जिस्टेंस होते हैं। और ये एग्जिस्टेंस ही उसका अल्टीमेट रियलिटी है कि फाइनली वो जो है वही उसका सच है। इसकी जानकारी, इसे हम सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, डूइंग।
डूइंग का संबंध हो जाता है एक्टिविटी से, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, करते हैं, वो सभी डूइंग में आता है। और जो लास्ट तीसरा टॉपिक है शोइंग डूइंग, कि फाइनली जो हम करते हैं उसे दिखा रहे हैं। तो यहीं पे परफॉर्मेंस का, हमारी जो परफॉर्मेंस आर्ट का संबंध है वो इससे जुड़ता है, कि परफॉर्मिंग ऐसे अंडरलाइन किया जाता है, अपने किसी एक्शंस को जोड़ा जाता है इसके साथ। फाइनली कुछ भी करना और उसको करते हुए को दिखाना। और ये हमेशा चेंजेबल है, फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब फ्लो रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो हमारा जो परफॉर्मेंस आर्ट है वो शोइंग डूइंग की कैटेगरी में आता है। परफॉर्मेंस आर्ट इज बेस्ड ऑन ट्वाइस बिहेव्ड बिहेवियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जिसे हम रिस्टोर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। और इसी तरह का बिहेवियर का इस्तेमाल करके जितने भी शुरुआती पाइनियर आर्टिस्ट थे परफॉर्मेंस आर्ट के, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये ट्वाइस बिहेव्ड बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है? इसका संबंध जो है वो पूरी तरीके से डे टू डे लाइफ से है। हम कितने ही काम करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, वॉक करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं। तो ये सारे के सारा जो है वो प्रीवियसली बिहेव्ड जो हमारा बिहेवियर है उसी से कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब हम पहले जो व्यवहार कर चुके हैं उसी व्यवहार को दोबारा करते हैं, दैट इज रिस्टोर्ड बिहेवियर। तो पहले से किए हुए व्यवहार से ही इस तरह के व्यवहार बनते हैं। और इसी से हमारी जो दैनिक जीवन, जिसे हम कहते हैं ना कि डे टू डे लाइफ जो है, उसी की जीवंतता या जीवटता उसी के बनती है। तभी तो हम कहते हैं कि रोजाना सुबह उठकर ब्रश करना, अगली सुबह उठकर फिर ब्रश करना, फिर ब्रश करना। तो ये एक एक तरीके का हमें पता भी नहीं चलता, हम एक ऐसे ऐसे रिचुअल लाइक हमारा जो पूरा जीवन हो जाता है। और एवरीडे लाइफ जो है पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि रिचुअल है हमारा, हम जिसे रोजाना दोहराते रहते हैं। और इसी से हमारा जो लाइफ है वो पूरी तरीके से रीअरेंज होता है, रीशेप होता है। और इसके प्रति हम जिस दिन अवेयर होना शुरू हो जाते हैं तभी हमारी आर्ट बनने लग जाती है। और इसी तरीके की आर्ट एलन कैप्रो ने बनाई। तो एलन कैप्रो जो थे वो उन्होंने एवरीडे लाइफ से ही अपना चीज उठाई और उसे क्लोज टू लाइफ कहा। उनके परफॉर्मेंसेस में यही होती थी, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बिहेवियर्स यूज करते, जिसमें खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, उछल रहे हैं, ये सारी चीजें उनके परफॉर्मेंस का हिस्सा थी। और कई बार कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं तो हमारा आर्ट का सीधा संबंध कॉन्टेक्स्ट से ही होता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में या अलग अलग ओकेजन में हमारे मूड भी बदलते रहते हैं, हमारी वॉइस बदल जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो ये सारा बिहेवियर का ही एक पार्ट है। और यही बिहेवियर को स्टडी करके हम परफॉर्मेंस आर्ट के आर्टिस्ट लोगों ने यूज करना शुरू किया। और इसीलिए एलन कैप्रो का हैपनिंग यहीं से शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल लाइफ लाइक आर्ट जिसे वो कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं साधारण काम कर रहा हूँ। और बहुत ही क्लोज टू लाइफ है वो वाला सारा काम। अब हम परफॉर्मेंस आर्ट के टेक्सचर्स की बात करते हैं। तो इस टेक्सचर में बहुत सारे हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट में फाइनली एक कलाकार किन किन चीजों से गुजर रहा है। तो आप देखिए, रिवोल्ट कर रहा है, एक्शंस करता है, रिस्क उठाता है, बहुत ही स्पीड को वो यूज करता है, इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, इम्पल्स को फॉलो करता है, इम्प्रोवाइजेशन करता रहता है, एक्साइटमेंट होता है। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मूड्स हैं, टेक्सचर्स हैं जो परफॉर्मेंस आर्ट में एक आर्टिस्ट जिससे गुजरता है। अब आप देखेंगे कि ऑडियंस के रिस्पॉन्सेज भी इसी तरीके के मिलते हैं। जैसे ऑडियंस कई बार इसी परफॉर्मेंसेस को देख के डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, कई बार ह्यूमर भी क्रिएट होता है, क्यूरियस हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, एंगर भी होते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें जब आर्टिस्ट करता है तो दर्शकों को गुस्सा भी आता है, एंग्जाइटीज होती हैं, शॉक भी लगता है, क्योंकि बहुत डेप्थ क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे लिमिट तक काम करते हैं आर्टिस्ट। डिसगस्ट फीलिंग होता है, अपसेट भी होते हैं, इस तरीके के मूड से ऑडियंस गुजरती है। तो इस तरीके के प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट वो यही है कि यहाँ पे प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन एक साथ होता है। जब हम कह सकते हैं कि कला का निर्माण भी हो रहा है और दर्शक उसको साथ में ग्रहण भी कर रहे हैं और दर्शक खुद उसका हिस्सा भी बने हुए हैं। तो ये एलन कैप्रो का ही एक हैपनिंग है, जिसमें खूब सारे टायर उन्होंने गैलरी में भर दिए हैं और ऑडियंस उसके ऊपर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, चल रहे हैं। तो यहीं पे प्रोडक्शन और रिसेप्शन दोनों एक साथ हो रखा है। अब वेयर डू परफॉर्मेंस टेक प्लेस, आखिर परफॉर्मेंस होती कहाँ है? तो इसी बात को समझने के लिए कि दरअसल हम अक्सर ये कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस
इसके अंदर है, कलाकार में हो रही है, दर्शक में हो रही है, जबकि इसका सही अर्थ ये है कि परफॉर्मेंस बीच में होती है, किसी के अंदर नहीं, इन बिटवीन परफॉर्मेंस क्रिएट होती है। तो इस इन इन बिटवीन को हम और समझने की, ये इसके लिए हमेशा दो फैक्टर जरूरी होते हैं, कलाकार, दर्शक, या आइडिया और कलाकार, इस तरीके से दो चीजों के बीच में परफॉर्मेंस घटती है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है एक्शन, इंटरएक्शन एंड रिलेशन। तो इसको और गहराई से समझने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं तो, जिस तरीके से एक माँ अपना एक चम्मच उठाती है और अपने मुंह में लेती है और फिर एक अपने बच्ची के मुंह में देती है, तो इस तरीके से सिखाती है कि खाना कैसे खाना है। अब इसके बाद जो है वो वही चम्मच वो बच्ची उठाती है खुद, फिर अपने मुंह तक ले जाती है, तो बेबी के मुंह तक जाना उसका एक एक्शन है। तो बच्ची उसको ये देखती है कि बच्ची पहले एक दर्शक बन जाती है, वो माँ को खाते हुए देखती है और उसके बाद अपनी माँ की परफॉर्मेंस को कॉपी करती है और वो खुद एक परफॉर्मर बन जाती है बाद में। तो इस तरीके से माँ के परफॉर्मेंस को वो दोहराती है और खुद खाना खाना शुरू करती है। अब इस सारे एक्शन को उसके पिता रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बड़ा होने पर वो बच्ची जब खुद बड़ी हो जाती है और उसकी खुद की बच्ची हो जाती है, तो वो एक वीडियो टेप जो रिकॉर्ड किया हुआ था वो अपनी अपनी खुद की बच्ची को दिखाती है कि खाना ऐसे खाना चाहिए। तो इस तरीके से वो जो वीडियो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का वीडियो है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि अब हो सकता है उसके खुद की माता पिता जिन्होंने रिकॉर्ड किया था वो नहीं है या बहुत दूर है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि परफॉर्मेंस कैसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्रिएट हो रही है, कि पहला परफॉर्मेंस तो हुआ उस बच्ची को ये दिखाने में कि चम्मच का इस्तेमाल कैसे होता है, और उस एक्शन से बच्ची की प्रतिक्रिया होती है। तो ये पहला जो परफॉर्मेंस है वहां घटा। दूसरा परफॉर्मेंस कहाँ घट रहा है, कि पहले परफॉर्मेंस के वीडियो टेप और उस बच्ची जो कि अब खुद माँ है, उसके बच्चे के द्वारा उस पहले वीडियो टेप को देखने के बीच। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स लेवल पर दो स्तरों पर घट रहा है, और यही एक्शन जो है वो सभी परफॉर्मेंस पर लागू होता है। तो इसलिए कोई सा भी वर्क हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, या कोई सा भी प्रोडक्शन हो, उसे एक परफॉर्मेंस के रूप में हम तभी स्वीकार कर सकते हैं जबकि वो वस्तु, फाइनली वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे संबंध स्थापित करता है, और फाइनली वो खुद क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट। तो इन सभी से एक परफॉर्मेंस को हम समझ सकते हैं। इसी के साथ अब एक और कंटिन्यूशन में टॉपिक है लिमिनैलिटी का। तो लिमिनैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि किन्हीं भी दो स्थितियों के बीच की स्थिति, जहां पर पिछला और अगला, पिछला घट चुका है, अगला घटना बाकी है, तो इस पिछले और अगले के बीच की जो स्थिति है वो लिमिनैलिटी कहलाती है। इसको और समझें तो ये जैसे कि पर्सनल आइडेंटिटीज जो होती हैं और जो सोशल कैटेगरीज होती हैं, उनके बीच उस व्यक्ति की जो स्थिति बनती है, वो जो समय है, वो लिमिनैलिटी कहलाता है। तो परफॉर्मेंस के लिए ये लिमिनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम कुछ होने और कुछ नई चीज को क्रिएट करने के बीच के समय में ही परफॉर्मेंस करते हैं। इसी तरीके से एक और चीज है कि परफॉर्मेटिविटी होनी चाहिए हर चीज में। ये परफॉर्मेटिव शब्दों में भी होती है, चीजों में भी होती है, और हमारे शरीर में भी होती है। तो हम इसका सही जगह से इस्तेमाल परफॉर्मेंस में कर सकते हैं। तो और ये हर जगह मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, और ये इसे हम अक्सर नाउन भी और एडजेक्टिव भी दोनों के रूप में देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, जैसे कुछ कहना भी कई बार परफॉर्मेटिव लिए हुए होता है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर शपथ लेना एक तो शब्द कहना हो गया, और साथ में कुछ करना भी है उसी में इंक्लूड। या मैं कहूँ कि आज मुझे अपने बेटे को खिलौना दिलवाना है, तो मुझे इस ये शब्द कहते हुए मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ कि मुझे कहीं जाना है, कहीं से खिलौना खरीद के भी लाना है। तो ये एक तरीके के शब्दों का परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से चीजों का भी परफॉर्मेंस होता है, जैसे फोटोग्राफी है, कोई भी वस्तु है जो हमारे आसपास है, या हमारा बॉडी है, या बॉडी के पार्ट्स हैं, सब में एक परफॉर्मेटिविटी छुपी हुई है। तो इन दो शब्दों को, जहाँ पे लिमिनैलिटी आती है, जहाँ पे परफॉर्मेटिविटी आती है, ये सभी परफॉर्मेंस समझ लेंगे तो परफॉर्मेंस को समझना और आसान हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि परफॉर्मेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम एवरीडे लाइफ में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में परफॉर्म होता है, बिजनेस में परफॉर्मेंस है, टेक्नोलॉजी में, सेक्स में, रिचुअल्स में, एंड
प्ले में। इस तरीके से बहुत सारी ये कैटेगरीज हम परफॉर्मेंस के टाइप्स कह सकते हैं। अब हम परफॉर्मेंस आखिर इनको समझे कैसे, तो आर्ट्स में अगर परफॉर्मेंस को समझना है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हमें पड़ती है कि उसके पीछे क्या क्या कॉन्टेक्स्ट काम कर रहे हैं। रिचुअल्स का परफॉर्मेंस जो होता है वो पूरी तरीके से पब्लिक के पार्टिसिपेशन और कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। ऐसे स्पोर्ट्स जो है वो उसके पीछे कंपटीशन की फीलिंग्स होती हैं। थिएटर जो है वो नरेशंस और इम्पर्सनेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम इन्हें समझते हैं, और भी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो परफॉर्मेंस अभी हमने बात करी रिस्टोर्ड बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है, वही इसका की प्रोसेस होता है किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस का। और इसको और समझें तो यहाँ पर क्या होता है कि रिस्टोर्ड बिहेवियर इज आउटसाइड मी, और मेरे से अलग है। यहाँ पे आप देखें बर्टोल्ड ब्रेख्त की थ्योरी भी है कि फाइनली मैं, मेरा चरित्र जिसे मैं निभा रहा हूँ वो मुझसे अलग है। इट मीन्स जो मैं हूँ, वो जो मैं है वो वह में कन्वर्ट हो जाता है कि मैं अपने आप को तटस्थ होने की कंडीशन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहीं बाहर दूर खड़ा हुआ, और अपनी एक्ट को या एक्टिविटीज को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से तीन बातें आती हैं कि या तो मैं, इफ आई वर समवन एल्स, कि मैं कुछ और हो जाता हूँ, या आई एम टोल्ड टू डू दिस, कि मैं, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है, या एज आई हैव लर्नड, ऐसा जो कि मैंने सीखा है। तो इस तरीके से जो रिस्टोर्ड बिहेवियर है उसमें हमें खुद को बाहर रखना होता है और अपनी एक्ट को, अपनी एक्टिविटीज को एज एन ऑब्जर्वर देखना होता है। तो फाइनली एक परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि इसके लिए जो परफॉर्मेंस की स्टडी है उसके पीछे तीन फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले तो हम उसे कैसे रिगार्ड करें, कैसे समझें, कैसे लें। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स ऑफ, दूसरा इंट्रोगेटेड बाय, और तीसरा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। तो ये इन तीन तरीकों से हम चीजों को समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं कोई किताब लिख रही हूँ, और उस किताब को मैं एक फिजिक्स के रूप में रिगार्ड करूं, फिजिक्स के रूप में उसको लूं, तो मुझे क्या करना होगा, उसके साइज को लेकर, उसके वेट को लेकर, या उसकी जितनी भी फिजिकल क्वालिटीज हैं उसको लेकर एग्जामिन करना होगा। या अगर मैं उस किताब को एक मैथमेटिक्स के रूप में रिगार्ड करती हूँ, आई रिगार्ड इट एज अ मैथमेटिक्स बुक्स, तो फिर मुझे क्या करना होगा, उसकी बाइनरी कोड्स के बारे में और इसके जो है वो जितने भी प्रोसेस हैं उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। ठीक है। और अगर वो उस किताब को मैं लॉ की किताब के रूप में जानूं, तो उसका मतलब है मुझे पेटेंट्स के सारे नियम, कॉपीराइट के सारे नियम, इनके बारे में इसके बेस पर मैं उसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ। तो और आगे और अच्छे से समझने के लिए अगर मैं कंप्यूटर का एग्जाम्पल दूं, तो कंप्यूटर को अगर मैं देखा जाए तो उसको इसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, तो मुझे उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसर, उसको क्लियर डिस्प्ले है कि नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, उसका साइज या उसकी पोर्टेबिलिटी, इन सब से गुजर कर ही मैं उसको अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस को समझने के लिए भी हमें इन टर्म्स ऑफ इंट्रोगेटेड बाय, कि फाइनली वो किसके द्वारा और क्यों किया जा रहा है, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आखिर किस परिप्रेक्ष्य में वो परफॉर्मेंस घट रहा है, तभी हम उस परफॉर्मेंस को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब वो एक सवाल उठता है कि क्या डेली लाइफ भी परफॉर्मेंस है, क्योंकि कई कलाकारों ने ये कहते हुए सुना है कि हाँ, डे टू डे लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस होता है। तो इसके लिए हमें दो फैक्टर सामने आते हैं, एक मेक बिलीव और एक मेक बिलीफ। तो मेक बिलीव जो एक तरह का जो परफॉर्मेंस है उसमें जो होता है कि रियल, एक्चुअल रियल और प्रिटेंडिंग में है जो है कि क्लियर डिफरेंस होता है। जैसे कि एक बच्चा किसी डॉक्टर का रोल अदा करते हुए खेलता है, या कभी माँ बन जाता है, कभी पापा बन जाता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो उसको ये पता है वहां पे कि ये मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, मैं खुद हूँ नहीं वो डॉक्टर, मैं बच्चा हूँ और मैं डॉक्टर बनने का प्रिटेंड करते हुए इतना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ या खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसे मेक बिलीव परफॉर्मेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा दूसरा अपोजिट है कि मेक बिलीव, यहाँ पे एक्चुअल जो रियलिटी है और जो उसका परफॉर्मेंस है उसके बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रेसिडेंट का स्पीच है, तो प्रेसिडेंट का स्पीच जो है वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होता है, ये सबको पता है। वो पूरी तैयारी होती है उसमें, उसके पीछे कैसे सोल्जर्स खड़े होते हैं, गनमैन खड़े होते हैं, कहाँ फ्लैग्स लगे होते हैं, इवन उनकी डेस्क होती है, डेस्क के आसपास वीडियोग्राफर, कैमरामैन सब खड़े होते हैं। ये पूरी तरीके से एक रिहर्स्ड परफॉर्मेंस होता है।
और उनका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ कैसे होगा, वो क्या पढ़ेंगे, वो पूरा उनका स्क्रिप्ट जो स्पीच होता है वो भी स्क्रिप्टेड होता है। तो एक तरीके का ये जो परफॉर्मेंस है इसमें एक्चुअल और जो है वो परफॉर्मेंस उसके बीच की बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है कि क्या जो परफॉर्मेंस है वो किस लिए हुआ कि इसके बीच क्या प्रेसिडेंट और पब्लिक के बीच एक कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और दूसरा कि खुद प्रेसिडेंट के मन में एक बिलीफ आता है, अपने अपने सस्टेन करते हैं वो अपने बिलीफ को ऐसे परफॉर्मेंस के द्वारा। तो इस तरीके के जो मेक बिलीव परफॉर्मेंसेस हैं वहां पर एक्चुअल और प्रिटेंडिंग दोनों का जो है वो बाउंड्री ब्लर हो जाता है। अब परफॉर्मेंस के फंक्शंस क्या हैं? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ भारत में नाट्य शास्त्र लिखा गया भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने बहुत सारे नाटक के उद्देश्य बताए थे कि फाइनली नाटक क्यों किया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि जितने भी बुद्धिहीन लोग हैं उनको विजडम मिलता है, जितने भी दुखी लोग हैं उनको खुशी मिलती है, या इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई थी। तो मनोरंजन होता है आम जनता का, राजा का मनोरंजन होता है, और इस तरह से विरेचन भी होता है, दुख दूर होते हैं। तो इसीलिए उनमें से उसी को आधार मानते हुए यहाँ मैंने फंक्शंस दिए हैं जिसमें एंटरटेन है सबसे पहला, फिर कुछ अच्छा कुछ ब्यूटीफुल बनाना परफॉर्मेंस का एक टारगेट हो सकता है, टू मेक और चेंज आइडेंटिटी एज ए ह्यूमन। हम अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए भी परफॉर्मेंस करते हैं। और टू मेक अ फॉस्टर कम्युनिटी, कम्युनिटी एक पूरे समुदाय के साथ एक अच्छा रिलेशन हमारा बनता है। टू हील, हमारी जितनी भी मानसिक शारीरिक मानसिक जितनी भी व्याधियां हैं, बुराइयां हैं, उनको भी हील किया जाता है, दूर किया जाता है। टीच, एक अच्छा पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, टीच करने के लिए भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है। और साथ में डील विद द सैक्रेड एंड द डोमेनिक, कि फाइनली अलग अलग तरीके के क्षेत्रों में भी परफॉर्मेंस डील करता है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शंस है ये सारी की सारी आर्ट फॉर्म पे एज इट इज लागू होती है, मात्र परफॉर्मेंस ही नहीं। आप कितनी भी अलग अलग आर्ट फॉर्म है वो सभी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चलती। तो इस तरीके से इन फंक्शंस को, पिछले फंक्शंस को जान लेने के बाद मैं कुछ और फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो कि बहुत अनकॉमन फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हैं परफॉर्मेंस जहां से शुरू होती है या जिसकी वजह से शुरू होती है। तो सबसे पहले मेक थिंग्स हैपन, फाइनली चीजों को घटने के लिए हम परफॉर्मेंस करते हैं। टू एंटरटेन, ये हमने जाना ही सही कि इंटरटेनमेंट के लिए भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है। इसके बाद टू गेट रिजल्ट, कि फाइनली हम कुछ करते हैं तो करने के बाद उसका होता क्या है, उससे क्या रिजल्ट होगा, ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहती है दर्शकों को भी और आर्टिस्ट को भी। तो उन दोनों को भी रिजल्ट जानने के लिए भी परफॉर्मेंस किए जाते हैं फाइनली। टू फील अराउंड, अपने आसपास की चीजों, अपने आसपास के लोगों से भी उनको महसूस करने के लिए, उनको जानने के लिए भी परफॉर्मेंस होते हैं। देन टू शो द वे थिंग्स आर, जैसी चीजें हैं उनको वैसे ही दिखाना भी परफॉर्मेंस में एक शामिल है। टू पास द लाइन, फाइनली हम अपनी चीज को आगे की पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को भी हम देते हैं वैसा का वैसी, इसलिए भी एक ये रीजन है। देन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, अपने आप को किसी और कैरेक्टर या किसी और चीज में बदल देना भी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। इसके बाद टू एंजॉय बीइंग वन सेल्फ, फाइनली मैं जो हूँ उसको वैसे ही इंजॉय करूं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, एक कलाकार होने के नाते। इसलिए मैं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भी परफॉर्मेंस किए जाते हैं। देन टू डिसअपियर एंड टू शो ऑफ, सिंपल सी बात है कि हम अपने काम के दौरान कहीं खो भी जाते हैं, कहीं हम दिखाते भी हैं। नेक्स्ट इज टू एम्बॉडी ट्रांसेंडेंट अदर्स, कि फाइनली हम कुछ और होने के में भी काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हम हैं वो कुछ और बनते हैं, ट्रांसेंडेंट जो एक मोमेंट है उसमें भी चले जाते हैं। टू बी जस्ट मी हियर एंड नाउ, कि फाइनली ये जो समय है, अभी वक्त है, उसमें बस मैं हूँ, मेरे होने का ही मैं महसूस करना चाहता हूँ अपने काम के थ्रू। देन टू बी इन ट्रांस, कई बार कलाकार अपने काम के द्वारा ट्रांस में, मतलब दूसरी दुनिया में, बियॉन्ड, परे भी चले जाते हैं। देन टू बी इन कंट्रोल, हम अपने आप का, अपना जीवन, अपनी एक्टिविटीज, अपने एक्ट को अपने कंट्रोल में भी रखते हैं, कुछ कंट्रोल्ड होते हैं अपने आप को लेकर। देन टू प्लेस वंस ओन ग्रुप, कि हम अपने आपके अपने समूह को भी एक स्थान दिलाते हैं। देन टू ब्रॉडकास्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने काम के द्वारा। देन टू प्ले इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डीप पर्सनल, सोशल एंड रिलीजियस नीड,
ये समझ में आ ही रहा है कि हम अपनी पर्सनल, सोशल और रिलीजियस नीड को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, एंड टू प्ले ओनली अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैश। कई बार कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, पैसा भी मिलता है कलाकार को, तो उसमें भी अपना काम किया जाता है। फाइनली व्हाट इज परफॉर्मेंस आर्ट। अब हमने जब परफॉर्मेंस को जान लिया है, तो हम आर्ट की बात करें। तो परफॉर्मेंस आर्ट, जो कि हमने शुरुआत में भी बात करी थी, कि इसमें जो है परफॉर्मर की बॉडी को एक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो परफॉर्मर जिस जगह पर परफॉर्मेंस कर रहा होता है, स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस स्पेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनती है। देन क्लोजर टू लाइफ होता है। रोल ऑफ प्रोसेस, इसमें पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में कोई प्रोडक्ट बनकर नहीं आता है जिसे खरीदा या बेचा जा सके या घर ले जाया जा सके, ये प्रोसेस ही परफॉर्मेंस है। और लास्ट में मोड ऑफ एक्शन इन रियल टाइम एंड मूवमेंट इन स्पेस, उस पर्टिकुलर स्थान पर एक ही समय में जो लाइव एक्शंस बॉडी परफॉर्मर करता है, वो परफॉर्मेंस आर्ट होती है। परफॉर्मेंस आर्ट से रिलेटेड मिलान निजेक्स का एक लेसन है जो मुझे यहाँ देते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आर यू टायर्ड देन वर्क, आर यू स्लीपी वेक, आर यू हंग्री डोंट ईट, डू यू वांट टू टॉक कीप साइलेंट, आर यू अफ्रेड ऑफ डेथ देन कमिट सुसाइड। मिलान जो है वो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इंटरमीडिया के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने अपना बहुत ही सिद्धांतकार भी रहे, आर्टिस्ट पेंटर सभी थे, तो इन्होंने बहुत सारे लेसन्स अपने स्टूडेंट्स को दिए। कैरोली श्रीमन का एक कोट है जो मैं यहाँ देना चाहूंगी। एक अमेरिकी विजुअल एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट है, और बॉडी बेस्ड काफी सारे मल्टीमीडिया वर्क करती हैं। इन्होंने लिखा, द बॉडी इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज पोटेंशियल यूनिट्स ऑफ मूवमेंट, face, fingers, hands, toes, feet, arm, legs, the entire articulating range of oral form and its parts. एलन कैप्रो के बारे में अभी हमने जाना ही सही। इन्होंने कहा है, वंस द टास्क ऑफ द आर्टिस्ट वाज टू मेक गुड आर्ट, नाउ इट इज टू अवॉइड मेकिंग आर्ट ऑफ एनी काइंड। वंस द पब्लिक्स एंड critics हैज टू बी shown, now the letters are full of authority and the artists are full of doubt. जोसेफ कॉसुथ, जो कि कॉन्सेप्चुअल आर्टिस्ट थे, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप की कला क्या है, या आप कला किसे कहते हैं। तो इसका जवाब में उन्होंने रिचर्ड सेरा के शब्द कहे। रिचर्ड सेरा कौन है? एक अमेरिकी कलाकार थे, और ये बहुत बड़े बड़े मिनिमल स्कल्पचर स्टील्स के बनाने के लिए फेमस थे। लार्ज सेल्फ सपोर्टिंग स्कल्पचर्स ये बनाते थे। तो रिचर्ड सेरा के ही वर्ड्स को जोसेफ कॉसुथ ने कहा, आई डोंट मेक आर्ट, आई एम engaged in an activity. If someone wants to call it art, that's his business, but it's not up to me to decide that. That's all figure out later. तो इन्हीं कोट के साथ हमें लगता है कि आप परफॉर्मेंस आर्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।